जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। इन अ वे मैं मानता हूँ कि जो भी इंसान हमारे महाराष्ट्र स्टेट का सीएम बने एक्चुअली छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लेने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा काम किया उन्होंने। लोगों को लगता है चीफ मिनिस्टर मीन्स बहुत बड़ा पद है, लेकिन जब उस पद पर जाते हैं तब पता चलता है कि ये कांटों वाली कुर्सी है। एक इंसान जिसकी शुरुआत हुई थी एज अ रिक्शा ड्राइवर, वो सीएम कैसे बन जाते हैं? देखिए, उद्धव सर से बातें होती हैं आपकी? नहीं, कैसे बात हो? बिल्कुल भी बात नहीं तो हुई। टीवी के माध्यम से बात होती है। वो हमें गाली गलौच करते हैं, आरोपी लगाते हैं। ये लाडली बहना जो हमारी मुख्यमंत्री लाड़की बहन है, ये बोलते हैं बोगस स्कीम है। अगर उन्होंने कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपकी राय क्या है लॉस को लेकर, स्पेशली जो भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ कोलकाता में, पूरे देश के लिए एक बोझ की तरह है? नहीं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमारी जो जहाँ पर ऐसे हादसे होते हैं तो हम उनको फास्ट ट्रैक पे डाल देते हैं। कुलदेवीचा नाव काय आहे तुमचा? कुलदेवी आमची जन्नी देवी है। अब देवी भक्तो बिल्कुल, स्पेसिफिकली कामाख्या देवी? कामाख्या देवी की भी पूजा करता हूँ, उसका भी आशीर्वाद। जब हम सरकार बनाए तो जितना भी ट्रैफिक कॉज होता है ये मेट्रो कंस्ट्रक्शन की वजह से, रोड डिगिंग की वजह से, ये शायद अवॉइड हो सकता है। मुंबई विल बी पॉटहोल फ्री इन नेक्स्ट 2-3 years 100%। व्हेन विल मुंबई बी मेट्रो कंस्ट्रक्शन फ्री? यूरोप में बहुत जल्दी से बन जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं? अब हमेशा आनंद दिघे सर के बारे में बात करते हो आप, इन अ वे उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। आपकी लाइफ में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिंदगी की वजह से, उन्होंने आपको मोटिवेशन दी थी, उन्होंने आपको गाइडेंस दी थी। उस वक्त मेरे फैमिली में जो ट्रेजेडी हुई थी, मेरा परिवार पूरी तरह कोलैप्स हुआ था। स्पेशली जिन लोगों को उस हादसे के बारे में नहीं पता, बस आपके नज़रिए से शेयर कर दीजिए। जो बोट है वो पलटी हो गई और दोनों मेरे बच्चे उसमें डूब गए। खुद के दिल के लिए क्या किया? खुद के दिल पे पत्थर रखा। दोस्तों, टीआरएस के हर पॉलिटिकल पॉडकास्ट में मैं पॉलिटिशियंस की इमोशनल साइड, उनकी ह्यूमन साइड को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। पॉलिटिकल सवाल भी पूछते हैं हम टीआरएस पर मैं ये चाहता हूँ कि जब आप किसी पॉलिटिशियन को टीआरएस पर देखें तो आप ही उनको गेज करके उनकी इंसानियत को पहचाने, उनकी इंसानियत को जाने। हर इंसान की एक अलग कहानी होती है। मैं मानता हूँ कि एकनाथ शिंदे सर जो हमारे स्टेट महाराष्ट्र के सीएम है, इनकी एक बहुत इवेंटफुल लाइफ रही है। बहुत कुछ देखा है उन्होंने खुद की ज़िंदगी में। आई एम श्योर कि आपको एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलेगी इनकी कहानी से, पर आपको हमारे देश के बारे में, हमारे स्टेट महाराष्ट्र के बारे में और हमारे शहर मुंबई के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम श्योर कि मुंबई के सारे सिटीजन्स, महाराष्ट्र के सारे सिटीजन्स को इस पॉडकास्ट से वैल्यू मिलेगा। पर आई ऑल्सो होप कि जो महाराष्ट्र के बाहर बैठे हमारे ऑडियंस मेंबर्स हैं वो भी ये पॉडकास्ट देखें, ताकि आप जानें कि स्टेट लेवल पर पॉलिटिक्स किस तरह का होता है और एक स्टेट लेवल पॉलिटिशियन की जिम्मेदारियां क्या होती है। दिस इज एकनाथ शिंदे सर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ऑन TRS। एकनाथ शिंदे सर का स्वागत है द रणवीर शो में। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर, आप शो पे आ गए। पर स्टार्ट में मैं एक चीज़ के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। आप आज कैसे हो? मैं आज खुश हूँ। आज रक्षाबंधन है। आज हमारी लाडली बहना सब आई, मुंबई से लेके यहाँ तक पूरे महाराष्ट्र में रक्षाबंधन का त्यौहार ज़ोर शोर से शुरू है। और आज देखिए, अभी ये सब मेरे बहनाओं ने सब राखी बांधी हुई है। ये हमारी संस्कृति और परंपरा है। यह आनंद के साहब जो हमारे गुरु, वो हर राखी पूर्णिमा में यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन हो जाता था। हजारों सैकड़ों बहनाएं आती, राखी बांधती, और एक अलग माहौल जो है पूरे राज्य में दिखाई पड़ रहा है। और उसी तरह वर्षा बंगलो से मैं यहाँ पहुँच गया। यहाँ मेरी बहनें यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी और उन्होंने राखी बांधी, इसलिए यहाँ आने के लिए देर हो गई आपके साथ मिलने के लिए। ठीक है सर, हमें सीएम ऑफ महाराष्ट्र से बात करने का चांस मिल रहा है। सीएम ऑफ महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर सब लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सीएम मीन्स कॉमन मैन। इसलिए मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, इसलिए लोग मेरे साथ जुड़ते हैं।
सर वैसे आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और अक्सर ना जब किसी पॉलिटिशियन के साथ पॉडकास्ट होता है, हाफ जनता ये चाहती है कि पर्सनल कॉन्वर्सेशन हो जाए, इमोशनल कॉन्वर्सेशन हो जाए, और हाफ जनता ये चाहती है कि पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन हो जाए। तो दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर शुरुआत करेंगे मेरे दिल के थ्रू। जब मैंने आपकी कहानी पढ़ी तो और भी ज़्यादा सवाल उठे थे आपके पास्ट के बारे में। एक इंसान जिसकी शुरुआत हुई थी एज अ रिक्शा ड्राइवर, वो सीएम कैसे बन जाते हैं, ये सवाल पूछना है पहले तो। एक ह्यूमन लेवल पर ये कैसे हुआ? देखिए, एक कॉमन मैन, एक पीपल सीएम कहते हैं उसको। जी। और आज जब एक कॉमन मैन, एक किसान का बेटा, एक गरीब परिवार का बेटा जब मुख्यमंत्री हो जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है, तो सभी लोगों को लगता है कि ये हमारे में से, हमारे बीच में से कोई एक सीएम बन गया है। तो जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, ये लगाव बढ़ता है। क्योंकि मैं जब शुरुआत से काम कर रहा था, तभी मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं सीएम बनूंगा, और कोई मेरा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि मैं सीएम मुझे बनना है। मैं काम करते गया करते गया करते गया। कोई भी काम मुझे जब जिम्मेदारी मिलती थी, बाबा साहब ठाकरे जी हो या हमारे गुरु धर्मवीर आनंदी जी हो, वो मुझे काम देते, जिम्मेदारी देती, मैं बखूबी निभाता था। फिर उसमें इतनी मेहनत जान डाल देता था कि फिर रिजल्ट तो जो पॉजिटिव चाहिए वही मिलता था। एक मिनट हल्के से पॉज कर लें। हाँ बिल्कुल। बचपन के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगा। अच्छा, बिल्कुल पूछिए। सोचा था कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे? पॉलिटिक्स मीन्स क्या है? पॉलिटिक्स मीन्स क्या है? जो जैसे सोचेगा वैसे होता है। मैं सोशल वर्क से शुरुआत की मैंने। सोशल वर्क मीन्स क्या है? समाज सेवा। लोगों को मदद करना, लोगों को हेल्प करना। किसी को एम्बुलेंस चाहिए, किसी को ब्लड चाहिए। मुझे याद है कि जब पहले गणेशोत्सव, अपना बहुत बड़ा उत्सव है महाराष्ट्र का, जी। गणपति उत्सव अभी आने वाला है, और उस वक्त मैं सबसे छोटा था, लेकिन मुझे उस गणपति उत्सव का मंडल का अध्यक्ष बना दिया। तो अभी क्या ऐसे पैसे थोड़ी थे, अभी तो डेकोरेटर सब मिलते हैं, बड़े बड़े सब लाइटिंग होती है। तभी क्या था, खुद ही खड्डे खोद कर मंडप बनाते थे हम लोग। तो ये बचपन का जो यादें हैं, वो आज वही जो आज कितने भी सहूलियत मिले, कितने भी एडवांस सब कुछ त्यौहार हो जाए, सब कुछ है, लेकिन जो पुराने त्यौहार में जो खुद मेहनत करते थे हम और त्यौहार मनाते थे, लोग आते थे, लोग जुड़ते थे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उस रिक्शा ड्राइविंग के फेज से आपने सीखा क्या जिंदगी के लिए? देखिए, कोई भी जिम्मेदारी हो, कोई भी काम, मैंने कंपनी में भी काम किया, फिशरीज कंपनी में भी काम किया, जी जी। मैंने ऑटो भी चलाई। मुझे जो जो काम मिला, देखिए जो भी काम मिले ईमानदारी से करिए, क्योंकि वही आज भी मेरे पास वर्षा में जो लोग आते हैं उनको मैं ना नहीं कहता हूँ, उनकी सुनता हूँ। मेरी आवाज़ सुनो मत मीन्स क्या है, मैं जो बोलूँ वही सुनो, लेकिन सामने वाले जो बोलते हैं उसको सुनना बहुत बड़ी बात है। सुनना ज्यादा जरूरी होता है। सुनना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादा सुनने से हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, और ज़्यादा बोलने से बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। या पॉडकास्ट में कह रहे हो तुम? सही बात है ना, जो सही बात है सही बात है। इसलिए मैं ज़्यादा सुनता हूँ, जी। क्योंकि सुनने से सामने वाला जो है उसका दुख, उसका दर्द, उसके सवाल, उसकी समस्या जी। को मैं जान पाता हूँ। और आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो मैं किसी को कहूँगा भैया इसका ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, इसका ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। किसको साइन करना है, किसको मुख्यमंत्री सहायता निधि से पैसे देने हैं, एक साइन से कई लोगों की जान बचती है, जी। तो मुझे ये करना चाहिए। सीएम शब्द सुनकर ना अनिल कपूर की याद आती है सर, नायक की याद आती है। आपको भी मूवीज अच्छी लगती है वैसे? बिल्कुल। राइट। नायक देखिए? देखिए, जब पहली बार देखी थी नायक लाइफ में, तभी आपका पॉलिटिकल करियर शायद स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट था जी। अच्छी लगी वो फिल्म? बिल्कुल। क्या इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए लोगों को, तुरंत। करता हूँ, देखता हूँ, ये नहीं चलता है। जी। करता हूँ, देखता हूँ, बोलता हूँ, इसमें क्या होता है, समय चले जाता है, इंसान को हेल्प नहीं होती है। तो इंस्टेंट चाहिए। इसलिए जब हमारे पास पावर है, वो पावर का इस्तेमाल कैसे, किसके लिए करना है? तुरंत नतीजा, तुरंत फैसला। तो इसलिए
आज मैं जहाँ जाता हूँ कभी हॉस्पिटल की विज़िट करता हूँ, सरप्राइज विज़िट करता हूँ, या कहीं पर जो प्रोजेक्ट का काम चलता है, इंफ्रा प्रोजेक्ट हमारे पास काफ़ी है, वहाँ विज़िट करता हूँ। तो वहाँ पर देखने के बाद अगर जो काम अच्छा करता है उनको मैं शाबाशी देता हूँ, जो गलती करता है उसको तुरंत वहाँ पर कार्रवाई करता हूँ। छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में गया था, डॉक्टर का हॉस्टल देखने के बाद बहुत बहुत मुझे बुरा लगा। मैं तुरंत वहाँ के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि और 2 महीने के बाद उसका ओपनिंग करने को मेरे को बुलाया, रिनोवेशन किया कमिश्नर ने, वो एकदम कॉरपोरेट 5 स्टार जैसे। क्योंकि डॉक्टर जब मरीजों को इलाज करेंगे तो रहने की सुविधा तो उनको अच्छी चाहिए, फूड अच्छा चाहिए, वहाँ का माहौल अच्छा चाहिए, नहीं तो क्या सेवा देंगे। तो मैं करता हूँ, जहाँ जाता हूँ इंस्टेंट, तुरंत मेरा फैसला, जैसे क्विक एग्जीक्यूशन। क्विक एग्जीक्यूशन। सॉरी सर, आपसे ये बातें कर रहा हूँ, पर ये पब्लिक बहुत सारी मतलब ऑनलाइन पोर्टल्स पर इसके बारे में चर्चा कर रही है। पूरा देश स्पेशली यूथ चाहता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेप लॉज बने देश भर में। आपकी राय क्या है रेप लॉज को लेकर? क्योंकि दूसरे देशों में, जैसे गल्फ के देशों में पब्लिक एग्जीक्यूशन होती है रेप की, हमारे देश में भी बहुत बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसी रियलिटी होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? स्पेशली जो भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ कोलकाता में, अम, पूरे देश के लिए एक बोझ की तरह है। दुनिया अभी हमारे देश को अभी उस हादसे की वजह से अभी जान रही है, पर आई फील कि हमारे पूरे देश को रिस्पॉन्ड करना नहीं, ये चाहिए। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कोई भी राज्य में कहीं पर भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण हादसा नहीं होना चाहिए, डॉक्टर हो या आम मेरी बहन हो उसके साथ। और हम उसके ऊपर कानून भी बनाया है, और उसे वो जल्द से पारित भी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से। और निश्चित रूप से जो ऐसे गुनाहगार हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और जो उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। और हमारे यहाँ जो जहाँ पर ऐसे हादसे होते हैं तो हम उनको फास्ट ट्रैक पे डाल देते हैं और सीनियर काउंसिल लगा देते हैं, ताकि उसको जल्द से जल्द सज़ा हो जाए। एक मैसेज समाज में जाए कि ऐसा करने से बहुत बड़ी सज़ा हो जाती है। और आज जो डॉक्टर्स का आंदोलन है, डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, मैं खुद हमारे हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय नड्डा जी से मैंने बात की है, क्योंकि ये अब हमें ज़रूरी है कि डॉक्टर मरीज का इलाज करे तो कुछ रिस्क भी होती है, लेकिन अगर कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं सोचता है कि मरीज उसके हाथों से मरे, उसके हाथों से मरीज बचना चाहिए, उसकी जान बचनी चाहिए, कोशिश डॉक्टर की होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश कभी कभी इंसिडेंट होता है, लेकिन डॉक्टर तो क्या, हर एक हमारी जो बहन है, माता है, ये उनके साथ ऐसा बदसलूकी और ये सब हादसे नहीं होने चाहिए। इसलिए हमारी जो सरकार की जिम्मेदारी है वो पूरी तरह हम बखूबी निभाएंगे, और महिला सुरक्षा को प्रायोरिटी देंगे हम। सर, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे देश में काली माँ की पूजा की जाती है, देवी की पूजा की जाती है, और साथ में ये भी होता है। ये बहुत अजीब चीज़ है भारतीय समाज के बारे में। मेरे ख्याल से आप भी कामाख्या देवी माँ के भक्त हो, हाँ बिल्कुल। राइट? ऐसा लगता है कभी आपको कि एक साइड पे हम देवी माँ की पूजा करते हैं, दूसरे साइड पे ये भी होता है हमारे देश में? कभी मैं सोचता हूँ कि देवी माँ ही हमारे देश के बारे में क्या सोचती होगी। ये तो ऐसे हादसे जो होते हैं हमारे बहनों के साथ, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये चंद लोग होते हैं समाज में, ये ऐसे जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं, और समाज में ऐसे लोगों को किसी ने भी एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में जैसी आपने कहा दुर्गा माँ है, सरस्वती है, कामाख्या माँ है, ऐसी देवियाँ है, उनकी पूजा हम करते हैं। और इसलिए हमारी स्त्री शक्ति जो है उसको ताकत देना, उनको पूरा बैकअप देना, सपोर्ट देना, ये हमारे समाज का कर्तव्य है। और जो ऐसे लोग हैं, दरिंदे लोग जो है, ऐसे समाज में एक ये तत्व विरोधी लोग हैं,
जो उनको तो बिल्कुल ऐसा काम करे तो उसको सीधा ऐसी कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि दोबारा ऐसे कोई काम ना करे। ऐसा मैसेज समाज में जाना चाहिए। इसलिए हम लोग सब लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार ने शक्ति कानून बनाया है। शक्ति कानून को अब केंद्र के पास जल्दी मान्यता मिल जाएगी। और देश में भी आज जहाँ भी ऐसी घटना हो, जैसे कोलकाता की घटना हो, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक डॉक्टर के साथ ऐसी दुर्घटना, ये तो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है जी। समाज के लिए शर्म की बात है। इसलिए हमारे राज्य में जब ऐसे हादसे होते हैं तब हम उसको बारीकी से उसके ऊपर इतने कठोर बन जाते हैं कि उस केस को फास्ट ट्रैक पे डालते हैं। वो केस जो है हमारे परिवार की केस है ऐसा समझ के हम काम करते हैं। और जो गुनाहगार है उसको जल्द से जल्द उसका रिजल्ट आए, कड़ी सज़ा मिले, तो मैसेज इतना स्ट्रांग जाना चाहिए ताकि दूसरों ने ऐसी कोशिश, ऐसी दुर्घटना करने की, ऐसा घटना हादसा करने की हिम्मत ना करे। ऐसी कोशिश हम सरकार के माध्यम से करते हैं। जी सर, सनातन धर्म में कहा जाता है कि माँ ही है वो एक चीज़ हमारे संसार में जो हमें पावर देती है या हमें मटेरियल वेल्थ देती है, मटेरियल ग्रोथ देती है। कभी कभी लगता है आपको पावर के बारे में, क्योंकि अगर आप हमारे स्टेट के सीएम हो, आपके पास मैक्स पावर है। कभी कभी लगता है कि माँ ने ये पावर सौंपा है आपको। सही बात है। ये क्या है, हम तो सिर्फ निमित्त है। बाकी तो जो भी शक्ति, ऊर्जा, प्रेरणा जो है, ऐसी शक्तियाँ तो देती है। माँ भी एक ऊर्जा का स्रोत है, प्रेरणा का स्रोत है। और हम क्या है, हम तो माध्यम है। जी। हम माध्यम है, इसलिए माध्यम बनकर ही काम करें। कुलदेवीचं नाव काय आहे तुमचं? कुलदेवी आमची जन्नी देवी है, जन्नी देवी पद्मावती। अब देवी बघतो बिल्कुल। स्पेसिफिकली कामाख्या देवी। कामाख्या देवी की भी पूजा करता हूँ, उसका भी आशीर्वाद जब हम सरकार बनाए तो कामाख्या देवी के। वहाँ क्यों गए पर? वहाँ तो देवी की इच्छा के बगैर कोई जाता नहीं। जब बुलावा आता है तो चले जाते हैं। और इतना ही मैं सुबह जब श्रद्धा से हम कुछ करते हैं तब ऐसे सोचना चाहिए कि हमारे हाथों से अच्छा काम हो, बुरा किसी का ना हो। हमारे पास कोई भी जाए खाली हाथ न जाए, उसको कुछ ना कुछ सहयोग मिले, उसका काम बने। जो रोते मुखड़ा लेके आता है, दुख की दिल से आता है, वो हंसते खेलते चले जाए, यही भावना है हमारी जी। फिर सरकार क्या है, किसके लिए? सरकार के लिए तो यही तो चाहिए। सरकार का काम जनता की सेवा, जनता का न्याय और राज्य का विकास। बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं आपके। आप हमेशा आनंद दिघे सर के बारे में बात करते हो। आप इन अ वे उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आपके पॉलिटिकल करियर में, पर ऑल्सो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में। जब आपकी लाइफ में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा ज़िंदगी की वजह से, उन्होंने आपको मोटिवेशन दी थी, उन्होंने आपको गाइडेंस दी थी। करेक्ट उसे कि वो आपका टर्निंग पॉइंट था लाइफ में। सही है। तब आपको याद है आपकी एज क्या थी उस टर्निंग पॉइंट के दौरान? तभी 36-38 हो गई। ऑब्वियस सी चीज़ है कि मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अफेक्ट हुई होगी। तब कितना वक्त लगा रिकवरी में उस वक्त जो आपके फैमिली के साथ ट्रेजेडी हुई थी? जी। तो उस वक्त मेरे फैमिली में जो ट्रेजेडी हुई थी उससे तो कोई भी शख्स फिर से खड़ा नहीं हो सकता है। मेरा परिवार पूरी तरह कोलैप्स हुआ था। सर इफ़ यू डोंट माइंड, स्पेशली जिन लोगों को उस हादसे के बारे में नहीं पता, बस आपके नज़रिए से शेयर कर दीजिए। उस हादसे को मैं आज भी नहीं भुला पा रहा हूँ। हम हर साल हमारे गांव में जाते थे, बच्चों की छुट्टी होती थी। तब उस बार भी मैं आनंद दिघे साहब को पूछकर गया था कि थोड़े दिन बच्चों की इच्छा है गांव घूम कर आए। और हमारे गांव के पास ही
कोयना डैम है, उसका बैक वाटर है, और बच्चे हर साल की तरह जब जाते थे तो वाटर स्पोर्ट्स खेलते थे, और वाटर स्पोर्ट्स खेलते खेलते वो जो बोट है, जो मोटर बाइक है वाटर की, वो पलटी हो गई और दोनों मेरे बच्चे उसमें डूब गए। और इतना बड़ा हादसा किसी के भी जीवन में न आए, इतना बड़ा दुख किसी के भी जीवन में नहीं आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जो मेरे जीवन में यह दुख, यह हादसा आने के बाद फिर मैं कैसे खड़ा हूँ, सिर्फ हमारे आनंदी के साहब के बदौलत। मेरा परिवार तो पूरी तरह कोलैप्स था, तो मैंने उनको भी कहा कि मुझे अभी परिवार को समय देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अब तेरा परिवार लिमिटेड नहीं है, अब तेरा परिवार बड़ा है, समाज के लिए तुझे काम करना है, समाज के लिए तुझे जीना है। पता नहीं मुझे उनके दिल में क्या विचार थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं उस काबिल नहीं हूँ, मैं इतना काम नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उनका आग्रह और इतनी प्रेरणा उनकी थी कि उन्होंने जो जिम्मेदारी मुझे दी उसे मुझे स्वीकारना पड़ा। और फिर जो मैंने काम शुरू किया, फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं। कड़ी मेहनत की, कड़े परिश्रम किए। परिवार को भी मैंने कहा कि, तो परिवार ने भी मुझे सपोर्ट किया, मेरे बीवी ने सपोर्ट किया, मेरे बेटे ने सपोर्ट किया, मेरे माता पिता ने सपोर्ट किया, और ये आज यहाँ तक पहुँच गया। और इसके पीछे आनंदी के साहब की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद, और बड़े साहब हमारे भाई साहब ठाकरे जी के तो विचार से मैं प्रभावित था ही। संघर्ष की वजह से माइंडसेट्स भी एकदम बदल जाते हैं, ये मैं मानता हूँ। ये किसी के जीवन में ऐसे दुख न आए जो सही नहीं कर सकते, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकते हैं। जो कहते हैं, आज जो भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आनंद दीघे साहब के बदौलत। वो पूरी तरह मेरे साथ रहे। बाला साहब ठाकरे जी और आनंद दीघे जी, ये उनके वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता था। इतना बड़ा शौक था कि मैं मेरे परिवार के साथ ही मुझे रहना, उनका मन रखना, उनको सांत्वना देना, उनको सपोर्ट करना, यही मेरे हाथ में था, वो मैं कर रहा था। मर्द होने के नाते जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती वो है तो लेना ही पड़ेगी। अभी मैं मुखिया था, तो मैं अगर पूरी तरह कोलैप्स हो जाऊंगा तो बाकी लोग तो किसके सहारे जिएंगे। तो उस वक्त मुझे जिम्मेदारी का एहसास हुआ और जिम्मेदारी निभाने की कोशिश मैंने की और मैंने निभाई। खुद के दिल के लिए क्या किया? खुद के दिल पे पत्थर रखा, बस आगे बढ़े। आगे बढ़े, और आगे बढ़ते गए, चलते गए, फिर लोगों में मिलते गया, लोगों के काम करते गया, आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। लोगों की सेवा करते 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 यहाँ तक खुशी लौटी जिंदगी में? जो गया है, तो अभी सेवा में ही लोगों को मिलता हूँ। महाराष्ट्र को मैं परिवार मान चुका हूँ, उनकी खुशियों में ही मेरी खुशी समझता हूँ। और मेरी आज 4 पीढ़ियाँ हैं, मेरे पिताजी, मैं, श्रीकांत और रुद्रांश। रुद्रांश उसका नाम है, रुद्रांश। शिवजी बेस नेम है। और बहुत ही मेरा वो स्ट्रेस फ्री कर देता है मुझे। आप चाहोगे कि रुद्रांश पॉलिटिशियन बने? अभी देखो, ये तो छोटा है, अभी पढ़ाई करेगा। ये मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपकी दुनिया ना बाहर से बहुत डरावनी दिखती है, क्योंकि हम सब ने नायक देखी हुई है, तो ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स की दुनिया ऐसी है। नहीं, लेकिन हम जब मिलते हैं एक दूसरे को, जब तक जानते नहीं तब तक ऐसा सोचते हैं। लेकिन कई लोग मुझसे मिले
बोले आपके बारे में हम ऐसा सोचते थे, वैसा सोचते थे, लेकिन जब हम मिले तो आप कैसे इंसान हो, हमारी सोच थी उसके बिल्कुल विपरीत है। मैंने कहा मेरी तो खुली किताब है, कोई छुपाता नहीं, मेरी कोई चीज़ छुपी नहीं होती है, जो है नेचुरल है और मैं काम करता हूँ। कुछ प्रेशर फील होता है सीएम बनने के नाते? तो देखिए, ये तो बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, काफ़ी, ये महाराष्ट्र है, ये बहुत बड़ा स्टेट है और इसमें कई सभी तरह की जिम्मेदारी होती है और प्रेशर तो होता है, लेकिन जब चैलेंज होता है, चुनौती होती है, तभी उसी को हम अपॉर्चुनिटी समझ के काम करना चाहिए। जब चुनौती आती है तो उसको हमें अपॉर्चुनिटी में बदल कर उसको समझना चाहिए, ये हमारे लिए मौका है। जब चुनौती आती है तो शिवाजी महाराज की याद भी आती है। बिल्कुल, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारी प्रेरणा है और वही सबको इंस्पायर करते हैं। आज उन्होंने क्या इतिहास रचा है उनका, कितने जब किले बनाए, आज हम वो किले देखते हैं तो हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसे किले बन सकते। तब की उनकी सोच, विजन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग क्या है। और तो इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जो है लाखों की फौज के सामने टिके रहे और हमारे महाराष्ट्र, हमारे देश का पूरी रक्षा कर दी उन्होंने जी क्योंकि सभी तरह की वो टैक्टिक्स जानते थे। जी सर। वो गुरिल्ला टैक्टिक्स भी जानते थे। आप हिस्ट्री एंजॉय करते हो? बिल्कुल एंजॉय करते हो ना? मैं मानता हूँ कि जो लोग हिस्ट्री को एंजॉय करते हैं एज अ सब्जेक्ट, वो हमेशा हिस्ट्री को अपने खुद के लाइफ में, अपने खुद के प्रोफेशन में भी अप्लाई करते हैं। करेक्ट सर? छत्रपति शिवाजी महाराज शायद मेरा एक फेवरेट हिस्ट्री का टॉपिक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी। मतलब उनकी जो मिलिट्री टैक्टिक्स है, डेफिनेटली वो बहुत सारों को पता है, पर जिस तरह से उन्होंने मराठा एम्पायर फिर से खड़ा किया और उनके बाद जो अगले 100 साल में हुआ, वो उनकी वजह से हुआ था। तो उस हिसाब से आप 3 ऐसे लर्निंग शेयर कर सकते हो उनकी हिस्ट्री से। वैसे तो शायद 100-200 लर्निंग है, बट आप कोई ऐसी 3 लर्निंग को हाईलाइट कर सकते हो जो आप खुद के करियर में अप्लाई करते हो। बहुत ही मतलब उनका सोच था, विजन था और प्रजा के बारे में जो प्रेम था। वो एक बहुत ही कुशल संगठक थे, मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, प्रशासक। जी। और अपने राज्य में कि कोई भी गरीब हो, किसान हो, उसके मराठी में कहते हैं भाजीच्या देठाला पण हात लावू नये, मतलब उसके किसान के जो भाजी होती है, वो जो उगाता है, उसको भी कोई हाथ नहीं लगाए। और जो सरकार राज्य में उनके गरीब जो है, जनता जो है, प्रजा है, प्रजा को सर्वोच्च रखा था उन्होंने। प्रजा की सेवा करना और राज्य को जब भी अभी कितने साल पहले, 350 साल हो गए, उससे भी ज़्यादा हुआ, और जो प्रशासन कैसे चलाना, ये शिवाजी महाराज जी ने सिखाया है। क्योंकि प्रशासन, शासन, ये लोगों के भलाई के लिए कानून करना चाहिए, रूल्स करना चाहिए, न कि लोगों को अड़चने पैदा करने के लिए करनी चाहिए। तो वो उन्होंने किया था। आज अपने जनता को उन्होंने कैसे मदद हो जाए, जनता को किसी बात की तकलीफ ना हो, उनके राज में माता बहनें जो है उनकी सुरक्षा को प्रायोरिटी देते थे। और उनके साथ सभी जाति पाति के लोग थे। और एक योद्धा जो है, मीन्स मैं बताऊंगा कि मुग़ल साम्राज्य और ये हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का एम्पायर जो है, ये मुग़ल साम्राज्य जो साम्राज्य था, उसके कई फौज इतनी बड़ी बड़ी, उनके पास बड़े बड़े तोप गोले, बड़े बड़े सब कुछ थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज चंद लोगों के को साथ लेकर उनसे भिड़ते थे और उनको हराते थे, क्योंकि ये वफादार उनके साथ सैनिक थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ। और उनकी एक ही बात थी कि हमारी प्रजा कैसे सुखी हो जाए, हमारा राज्य कैसा सुजलाम सुफलाम हो जाए। इसमें कहते हैं कि सुराज्य कैसे आए। सुराज्य मीन्स
कि अच्छा राज्य, जो जनता का राज्य हो। और दूसरी बात है, उन्होंने तो जो नेवी का निर्माण उद्घाटन, किया, तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किले जो कल्याण से लेके सिंधुदुर्ग से लेके ये नेवी के जो किले बनाए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिंधुदुर्ग आए थे, उन्होंने अपने नेवी के ध्वज पर छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंबल रख दिया। मतलब ये तो इंस्पायर करने वाली बात है। ये नेवी के ये पायोनियर कहते हैं उसमें, उन्होंने शुरुआत की। इन अ वे मैं मानता हूँ कि जो भी इंसान हमारे महाराष्ट्र स्टेट का सीएम बने वो एक्चुअली छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप ये मानते हो? थोड़ा बिल्कुल, हम उन्हीं के आदर्शों पे चलते हैं जी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलकर हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारे स्टेज पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा होती है और उनको ही हम देखकर प्रेरणा लेकर उनसे ऊर्जा हमको मिलती है। और आज जो हमारी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, आज उन्हीं के आदर्शों पे चलती है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका अनुकरण करती है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जो महत्व है हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। मुझे जब मौका मिला, जब औरंगजेब ने आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज को बुरा भला सुनाया, तभी छत्रपति शिवाजी महाराज तो वहाँ अकेले थे, लेकिन वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने भी औरंगजेब को खड़े बोल सुनाए। उन्होंने भी बताया कि मैं भी राजा हूँ। और उसी जगह पर पिछले 2 साल से हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की, जिस जो दीवाने आम महल, उसी में हम लोग आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाते हैं। इससे हमारे को बहुत ही गर्व महसूस होता है, फक्र महसूस होता है और मोटिवेशन भी है। मैंने कहा ना, उनकी प्रेरणा, ऊर्जा, ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लेने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा काम किया उन्होंने, ऐसा इतिहास है उनका। मेरे एक फ्रेंड है, उनका नाम है विकी कौशल, एक एक्टर है। अभी वो संभाजी महाराज के ऊपर एक मूवी निकल के आ रही है जिसका नाम है छावा। ट्रेलर देख के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि शिवाजी महाराज की याद आ जाती है। सही बात है, राइट। संभाजी महाराज भी बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने प्राण त्याग दिए, बलिदान दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इनका जो इतिहास है वो युवाओं को, सभी को प्रेरणादायी है। जानना चाहिए सभी, स्पेशली जहाँ भारत है। एक जियोपॉलिटिकल एंगल से भी देखा जाए तो अगले 20 सालों में भारत को बहुत कुछ करना है। तो सारे जितने भी हमारे देश के यूथ है, सारों को मोटिवेशन चाहिए, सारों को गाइडेंस चाहिए। शायद इस वजह से पॉडकास्ट भी ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। हाँ, क्योंकि नॉलेज शेयर हो जाती है लोगों के साथ। हमने एक शिवाजी महाराज का स्टैचू हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहद पे बिठाया। वाह। वहाँ के फौज ने मुझे बुलाया था, मराठा इन्फेंट्री, जी, जो हमारी बटालियन है, जी। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू था, घोड़े पे बिठाया। और घोड़े पे बैठाया, उन्होंने कहा कि आप आइए इनॉग्रेशन करने के लिए। मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और मैंने उस स्टैचू को देखा जब, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तलवार है वो पाकिस्तान की ओर है, तलवार की नोक। तो मैंने तो कहा उस दिन कि पाकिस्तान भी हमारे हिंदुस्तान पे आँख उठा के देखने की जरूरत करने के लिए 100 बार सोचेगा। मूवीज़ देखते हो सर? अभी जब रात को 2-3 बजे जाता हूँ, तो कभी ऐसा मौका मिला तो देख लेता हूँ, लेकिन बहुत कम मौका मिलता है। जहाँ आपको पता रहता है कि हाँ ये मूवी अच्छी रहेगी, फिर आप देखते हो। हाँ, आप कितनी देर के लिए सोते हो सर रात को? अभी 3-4 घंटे सोता हूँ मैं। काफ़ी है? अभी तो क्या है, वो समय नहीं मिलता है। काफ़ी तो नहीं है, लेकिन अभी तो जिम्मेदारी है तो उसको निभाना भी है। सिर्फ जिम्मेदारी लेके, पद लेके उसे हम बखूबी निभाने की कोशिश नहीं करेंगे तो जनता को न्याय नहीं दे सकते। जी। इंग्लिश में एक कहावत है, हैवी इज़ द हेड दैट वेयर्स द क्राउन।
यानी कि जो सीएम है उन पर बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लोगों को लगता है चीफ मिनिस्टर मीन्स बहुत बड़ा पद है, उसमें बहुत ही ऐशो आराम है, सब कुछ है, ये है वो है। लेकिन जब उस पद पर जाते हैं तब पता चलता है कि क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कांटों वाली कुर्सी है। सोचने वाले के ऊपर है, जो जैसे सोचता है। अभी हमसे पहले जो थे उनका वर्किंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, वो तो आपने भी जांच किया होगा। लेकिन मैंने एक तय कर लिया है, मेरे जीवन का हर एक क्षण, जब तक मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं हर पल जनता की सेवा करूंगा। पॉलिटिक्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक इलेक्शन रिलेटेड, एक एडमिनिस्ट्रेटिव। तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में बात करते हैं। और मैं भी महाराष्ट्र से हूँ सर। महाराष्ट्र को एक अटैकिंग पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है और डिफेंसिव पर्सपेक्टिव से भी। अभी जब आप सीएम बने, एक लेगेसी आपके पीछे हमारे स्टेट की। जब आप के पास वो लेगेसी आ जाती है तो पहले के प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, पर आगे के अपॉर्चुनिटीज भी आ जाते हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को मैं अटैकिंग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, महाराष्ट्र को बिल्ड करने के लिए विजन क्या है। पर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपकी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी मानी जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक है, मोस्टली देश हमारे स्टेट के बारे में ये जानते हैं कि 14% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, हाईली इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, 82% लिटरेसी रेट है। तो हमारी डायरेक्शन बहुत अच्छी है सर, पर आप वो लेगेसी भी इनहेरिट कर रहे हो। तो पहले डिफेंसिव सवाल पूछूंगा आपसे कि द टू मेन प्रॉब्लम्स हमारे स्टेट में अकॉर्डिंग टू इंडिया, एक जो फार्मर सुसाइड्स देखने मिलते हैं, और आप भी किसान परिवार से हो तो आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा इसके बाद। दूसरा सवाल है मुंबई और पुणे से रिलेटेड। ये हमारे स्टेट के दो हब्स हैं और बहुत ज़्यादा लोग अभी यहाँ आ रहे हैं। तो हम मुंबई में सर, मुंबई में जितनी कंस्ट्रक्शन दिखती है, पोल्यूशन, ट्रैफिक, वो जो कॉमन अर्बन प्रॉब्लम्स है, मेरे अकॉर्डिंग ये हमारे स्टेट के दो मेन प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम अटैकिंग चीज़ों के बारे में बात करें, बहुत कुछ अच्छा है हमारे स्टेट में। टूरिज्म अभी निकल के आ रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन और भी हो रही है। पर उसके बारे में बात करेंगे सर। पहले डिफेंसिव के बारे में थोड़ा समझा दो कि एज द सीएम आपकी अप्रोच क्या है। तो पहले फार्मर सुसाइड्स के टॉपिक को पिकअप करते हैं। बिल्कुल। पहले तो आपके दिल को कैसा लगता है, क्योंकि आप किसान परिवार से। बिल्कुल। फिर दूसरा सवाल यह कि आपके दिमाग को क्या लगता है, इसके पीछे अभी क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। और जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तब मैंने हमारे किसानों को, किसान भाइयों को अपील की थी कि सरकार आपकी है और सरकार आपको हमेशा मदद करेगी, तो सुसाइड मत कीजिए। सुसाइड करने से अपने परिवार पूरा एक उजड़ जाता है। और उसके बाद में हमने लगातार 2 साल में कोशिश की कि जैसे किसान को हम कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे बेमौसम बरसात आती है, ज़्यादा बारिश होती है, और वहाँ पर फिर किसानों के जो क्रॉप्स है उसका नुकसान होता है। तो हमने उसमें जो रूल्स है एनडीआरएफ के, उसको हमने बदल दिए, चेंज कर दिए, उसके दुगना कर दिए। हेक्टर 2 हेक्टर की 3 हेक्टर ज़मीन कर दी, ताकि किसानों को लाभ मिले। उसके बाद जब आदरणीय मोदी जी 6,000 रुपये सालाना देते हैं, शेतकरी सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना, उसमें और 6,000 रुपया जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। वो और किसी राज्य में शायद नहीं है। और क्रॉप इंश्योरेंस, वो जो उसकी किस्त जो है प्रीमियम, वो किसान भरते थे। हमने सोचा अब किसानों का भार हल्का करेंगे, तो उसकी प्रीमियम हम भर रहे। 1 रुपया केवल किसान को हमें देना है जी जी। और पूरी प्रीमियम हम उनकी भरते हैं। इसमें अभी हमने सोलर सिस्टम जो है, जो बिजली दिन में देनी चाहिए, तो सोलर के लिए हमने जो बंजर ज़मीन है वो लेने का काम शुरू कर दिया। उसको 50,000 रुपये एकड़, और हेक्टर आप जानते हो, हेक्टर में मीन्स 2.5 एकड़ का 1 हेक्टर होता है। 1.25 लाख रुपया पर किसान को ज़मीन का भाड़ा मिलेगा। जो बंजर ज़मीन है जी, वहाँ सोलर सिस्टम लगाएंगे, हम सोलर जनरेट करेंगे। और तीसरी बात रही गई कि अभी हमने इस बार किसान जो इलेक्ट्रिक पंप से कृषि पंप चलाते हैं, उस पर खेती करते हैं जी, पानी लिफ्ट करके खेती करते। तो एक किसान लगभग 2-3 परिवार वाला एक किसान होता है, तो उसको भी हमने जो
7.5 HP का जो पावर उसका जो इस्तेमाल करते हैं मोटर पंप का, उसका बिजली का बिल माफ़ कर दिया, ताकि किसानों को थोड़ी सहूलियत मिले, किसान को लगे भाई हमारे लिए सरकार काम कर रही है। और बिजली मुफ्त करने की वजह से बिजली का बिल तो किसान अभी आज खुश है। दूसरी बात है उसको दिन में बिजली देने का हमारी कोशिश है। तो किसान के लिए जितनी, ये तो मैंने बहुत चंद बताया है, काफ़ी सहूलियत हमने किसान को दी हुई है, क्योंकि किसान आत्महत्या न करे। जी सर, आप मुझे बता दो अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव और पास्ट और फ्यूचर को लेकर थोड़ी बातें करेंगे। जब मैं छोटा भी था, जब मैं स्कूल में था, तब भी ये प्रॉब्लम होता था, ये मुझे याद है, और अब भी ये प्रॉब्लम है। मतलब ये शायद 20 साल के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका रूट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। प्लस अभी एआई का ज़माना है, रोबोटिक्स आने वाली है, और अमेरिका में अगर आप वहाँ की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को देखो, काफ़ी ज़्यादा मैकेनाइज्ड है। वहाँ भी खराबियाँ हैं, बट काफ़ी सही चीज़ें भी हैं। तो जो हमारे स्टेट के किसान में देश के किसान जितने भी हैं, आई डोंट नो अगर उनके बच्चों को भी खेती चूज करना चाहिए एज अ करियर आने वाले 20 सालों में, क्योंकि एआई और रोबोटिक्स का ज़माना है अभी दुनिया भर। तो यहाँ एजुकेशन ही सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म में, अकॉर्डिंग हाँ टू मी। बिल्कुल, आप जो कह रहे हो ये है सोल्यूशन अगले 5-10 साल के लिए, पर लॉन्ग टर्म में हर किसी को बेसिकली एजुकेशन देनी है। बिल्कुल। अभी किसान तो हमारा, ये भारत देश कृषि प्रधान देश है, जी और महाराष्ट्र भी किसान को हमने प्रायोरिटी दी हुई है। आज एडवांस सब ये फार्मिंग में बहुत ही एडवांस सिस्टम आ रही है। ये जो डबल इनकम वाली स्कीम जो है, वो लागत उतनी ही, उसको इनकम दुगना मिलेगा। वैल्यू एडिशन चेन हम बना रहे हैं, ताकि किसान जो है ऑर्गेनिक खेती करे, पैसे ज़्यादा मिले उसको। और एडवांस टेक्नोलॉजी हम लाते हैं कि किसान खेती करते हैं, वो एडवांस उसको मशीनरी हम देते हैं, ताकि उसको ज़्यादा फ़ायदा हो। नई नई तकनीक जो है हम ला रहे हैं किसानों के लिए, ड्रोन से जी जी स्प्रे करना, या यहाँ पर आपने कहा कि एआई जो है उसका इस्तेमाल करना, और उनको अभी उनकी आत्महत्या नहीं हो इसलिए भी हमारी सरकार कई योजना बना रही है, क्योंकि उनको काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। यहाँ मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है ना। काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो भी हमारी कुछ टीम काउंसलिंग करेगी, ताकि वो सुसाइड न करे। और आज आपने कहा कि फार्मिंग में कितने, मतलब मीन्स उसमें इतने बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मिलता है। जी सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट वहाँ होता है फार्मिंग में। तो निश्चित रूप से एडवांस टेक्निक लाएंगे तो युवा भी खेती की ओर जा सकते हैं। आज हम लोग जो पहले वाली जो पारंपरिक खेती जो है, ट्रेडिशनल फार्मिंग, उससे ऊपर जाके एडवांस फार्मिंग के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें युवा भी भाग लेना चाहिए, जी। उन्होंने भी इस सेक्टर में आना चाहिए। अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइज फार्मिंग होती है, जहाँ बहुत सारे किसानों की खेती खरीद के, क्लस्टर क्लस्टर हाँ, क्लस्टर बेस्ड क्लस्टर फार्मिंग। फार्मिंग। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर हमारे देश में भी इसी अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े तो नहीं, शायद प्रॉब्लम। आज लोग कर रहे हैं ना, ओके आज क्लस्टर फार्मिंग कर रहे हैं लोग। आज लोग इकट्ठा होकर जुड़कर काम कर रहे हैं। आज हमारे कई जो नए नए, आज हम ये बाम्बू बोलते हैं, बाम्बू जी 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 बम्बू को बड़ा इनिशिएटिव हमारे सरकार ने लिया हुआ है। उसको लगभग 7 लाख रुपया पर हेक्टर, MREZ जो डिपार्टमेंट है हमारा, वो भी उनको लागत के लिए पैसे देता है। कि बाम्बू को हम सिर्फ एक इग्नोर किया था, लेकिन बाम्बू एक ऐसी चीज़ है जो आज फर्नीचर बनता है एयरपोर्ट में, 5 स्टार होटल में, उसके बाई प्रोडक्ट हजारों बाई प्रोडक्ट है, इथेनॉल बनता है, जी जी। और ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्सॉर्ब करता है। तो उसे भी हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, लोग फेस कर रहे हैं, तो इसलिए पेड़ लगाना ज़रूरी है। सर गवर्नमेंट्स में क्लाइमेट चेंज की बातें बहुत ज़्यादा होने लगी है आजकल। हाँ, ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा नहीं इंक्रीज पूरे देश का नहीं, दुनिया का प्रॉब्लम है वो। पर सोल्यूशन क्या है यहाँ? पोल्यूशन कम करना। बस इसलिए मुंबई में हमने क्या किया है, मुंबई में डीप क्लीन ड्राइव किया। जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको कहा भैया तुम्हारा कंस्ट्रक्शन प्रोटेक्ट करो,
वहाँ धूल मिट्टी बाहर ना आए, डेब्रिज बाहर न आए। और डीप क्लीन ड्राइव से अंग्रेज के ज़माने में मुझे लगता था रास्ते धोते थे। जी। हमारे डीप क्लीन ड्राइव में जब चीफ मिनिस्टर बन गया तब से डीप क्लीन ड्राइव मुंबई में शुरू किया, हर एक शहर में शुरू किया है। उससे रास्ते सफाई तो होती है और धो भी रास्ते को धोते हैं जी रिसाइकल वाटर से। मिलिंद देवरा सर आए थे शो पर 1 साल पहले। मैंने उनसे पूछा कि अगर आप एक चीज़ बदल सकोगे पॉलिटिक्स की दुनिया में तो क्या बदलोगे। उन्होंने कहा स्पेसिफिकली मुंबई के लिए बहुत सारे गवर्निंग बॉडीज़ हैं, MMRDA है, BMC है, वगैरह वगैरह, और जितना भी ट्रैफिक कॉज होता है ये मेट्रो कंस्ट्रक्शन की वजह से, रोड डिगिंग की वजह से, ये शायद अवॉइड हो सकता है अगर वो गवर्निंग बॉडीज़ एक साथ कोऑर्डिनेट करें। पर कोऑर्डिनेशन होती नहीं, इसलिए सारों को ज्वाइन करके एक मेन गवर्निंग बॉडी बनानी चाहिए जिसकी वजह से काम झट से आगे बढ़ेगा। आप कुछ कहना चाहोगे सर इसके बारे में? इसके बारे में जैसे मैं CM बन गया, मैं और DCM देवेंद्र जी दोनों ने ओथ ली थी शुरुआत में। जी। और हम काम शुरुआत कर दिया था। तभी मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर को बुलाया था BMC के। मैंने कहा भैया ये पोल्यूशन कम करना है, ये गड्ढों को कम करना है, ये एक्सीडेंट कम करना है, तो बोले इसके लिए मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो उन्होंने कहा है चलो करते हैं। मैंने कहा ये गड्ढों वाली बात जो है, हर साल एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को गड्ढों से ट्रैवल करना पड़ता है, बारिश में आपके मीडिया के लोग सब उसके गड्ढों के ऊपर गाना बनाते हैं। आपको नहीं, सोशल मीडिया पर आप कह रहे हो? सोशल मीडिया ओके। तो वो बोले ये सब बंद होना चाहिए क्योंकि आपके पास पैसे नहीं, क्या बोले पैसे। तब मैंने फिर उनको कहा 2 फेजेस में पूरे मुंबई के रोड कंक्रीट के होने चाहिए, कंक्रीटाइजेशन होना चाहिए, गड्ढों से मुक्त होनी चाहिए, पॉटहोल फ्री। और मैंने करने के बाद पहला फेज शुरू हुआ, अब सेकंड फेज जो है वो शुरू है। आई थिंक मैं कहता हूँ दावे के साथ, मुंबई विल बी पॉटहोल फ्री इन नेक्स्ट 2-3 years, 100%। व्हेन विल मुंबई बी मेट्रो कंस्ट्रक्शन फ्री? वो प्रॉब्लम, मेट्रो कंस्ट्रक्शन भी तेजी से शुरू है, उसको भी जल्द से जल्द हम पूरा करेंगे। दूसरी बात है MMRDA का काम शुरू है, उसको हम तेजी से कंप्लीट करेंगे। और आपकी बात सही है, ये सब एजेंसी को एक नोडल एजेंसी चाहिए। जी। जो कि नोडल एजेंसी हो, उसकी जिम्मेदारी हो कि जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ काम शुरू है, जहाँ डेब्रिज है, वो सब निकालो और मुंबई को साफ सुथरा करो। तो ज़रूर ये हमारी ये कोशिश है कि मुंबई को साफ सुथरा, मुंबई को पोल्यूशन फ्री करो, मुंबई को ट्रैफिक फ्री करो। उसके ऊपर काम शुरू है हमारा। देखिए अभी 2 ही साल हुए हैं, अभी 50, 60, 100 सालों का काम 2 साल में तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। इतनी कोशिश करें कि उसके रिजल्ट भी दिख रहे हैं। आज मुंबई में ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, इल्यूमिनेशन हो रहा है, सब जगह देख रहे हैं लोग, चहल पहल देख रहे हैं। और सब जो बीच है, बीच क्लीन कर रहे हैं हम लोग। अभी आज तक हमारे बीच में, हमारे समुंदर में जो पोल्यूटेड वाटर जाता था, क्योंकि STP नहीं थे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान, हमारी सरकार आने के बाद 7 से 8 जगह पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को काम शुरू कर दिया है। अभी जो बीच में हमारे लोग घूमते हैं मुंबई के बीचों पर, कितना काला पानी देखते हैं, आज आप वो नहीं देखोगे। फ्यूचर में पूरा ट्रीटेड वाटर समुद्र में जाएगा, तो इससे भी पोल्यूशन कम होगा। वो किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन हमने की। आज पोल्यूशन कम करने के लिए, आज पोल्यूशन लेवल मुंबई की धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि आज मेट्रो कंप्लीट हो जाएगी तो सबकी प्राइवेट गाड़ियाँ रोड से कम हो जाएगी, एयर कंडीशन मेट्रो में बैठेंगे लोग। अभी जैसे जैसे फेजेस में मेट्रो कर रहे हैं, अभी मेट्रो 3 कंप्लीट हो जाएगी, हाफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, उससे पोल्यूशन कम होगा। मेट्रो 6 है, मेट्रो जो भी हमारी जितने मेट्रो लाइनें हैं उसको हम फेजेस में कंप्लीट कर रहे हैं। अटल सेतु देखा आपने? जी गए भी, कैसे है, मज़ा आ गया। मज़ा आया ना? जी। तो उसको तो हमने प्रो एनवायरनमेंट किया है। लोग कह रहे थे फ्लेमिंगो भाग जाएंगे, तो हमने कहा नहीं भागेंगे। हमने वहाँ ऐसी तकनीक लगा दी, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिल का इस्तेमाल किया जी। एक भी फ्लेमिंगो गया नहीं, फ्लेमिंगो बढ़ गए। आज 15 मिनट में, 2 घंटे का सफ़र 15 मिनट में रोज लोग पार कर रहे हैं।
सर अटल सेतु की वजह से ना कभी कभी ऐसा लगता है कि आने वाले 50 साल में शायद जो हमारा आइलैंड है वो एक कमर्शियल हब बनेगा और ज़्यादातर लोग उस साइड रहेंगे, मेनलैंड पर रहेंगे, क्योंकि मेनलैंड पे रहेंगे, सही बात है। क्योंकि अब 15 मिनट में अगर वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ एयरपोर्ट भी बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पर सुविधा बन रही है, सड़कों वहाँ डेवलपमेंट कर रही है। और यहाँ पर हम कोस्टल रोड भी बनाए हैं जो सिटी की ट्रैफिक कम करने के लिए, ये कोस्टल को आगे बढ़ाएंगे हम, और ये मुंबई शहर की ट्रैफिक उससे कम होगी जी मेट्रो से और कोस्टल से। वही सर, मतलब कहते हैं कि हमारे देश में महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज 14%, यस पर मुंबई अलोन इज 6%। यस। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्हें कोस्टल रोड की कंस्ट्रक्शन बढ़िया लगी है। मैं वर्सोवा में रहता हूँ, वर्सोवा में भी जो कोस्टल रोड बन रहा है मेरे ख्याल से बैंड्रा से लिंक्ड होने वाला है, वो भी बहुत झट से बन रहा है, हमारे सामने बन रहा है वो। पर मेन कंप्लेंट ना मेट्रो कंस्ट्रक्शन की है। तो ये मैं एज अ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जस्ट जानने के लिए कि इस कंस्ट्रक्शन को और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए क्या मतलब रिक्वायरमेंट क्या रहती है? यूरोप में बहुत जल्दी से बन जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं? देखिए, कोई प्रोजेक्ट करने के लिए तो थोड़ा समय लगता है, जी जी। लेकिन ज़्यादा समय न लगे इसकी कोशिश तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। तो जो कंसर्न ऑफिसर है उनको मैंने कहा है कि आपकी मैन पावर बढ़ाओ, आपकी मशीनरी बढ़ाओ, डे नाइट काम करो और इसको जल्दी पूरा करो, ताकि ये मेट्रो कंप्लीट होता है बिफोर टाइम, तो पब्लिक को फ़ायदा हो जाएगा। पब्लिक प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगा जी, वो उसमें बैठ जाएगा जी जी। और यहाँ का पोल्यूशन कम होगा, समय बचेगा। आज लोग थक जाते हैं ड्राइविंग करके और प्राइवेट कार में बैठकर, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, कैसे काम करेंगे वो? जी और इसलिए आज ये मेट्रो का काम तेज़ी से हम कर रहे हैं और आप उसका नतीजा भी जल्दी देखोगे, क्योंकि मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, खुद मैं उनकी मीटिंग लेता हूँ, मैं खुद विजिट करता हूँ, जी। और तो इसका नतीजा आउटकम तो अच्छा होगा। आप रेस्टोरेंट्स और होटल्स को भी खुले रखोगे रात को? वो एक बहुत 10 साल पहले एक आइडिया पिच हुआ था। देखो, एक बात मैं बताऊंगा जी कि ये जो नाइट लाइफ वाली बात है उसको हम दूसरे तरीके से अगर ले, कि जो मुंबई 24/7 चलती है, जी जी जी। तो मुंबई में जो लोग हैं 24/7 काम करते हैं। ये रेस्टोरेंट जो है उनको खाने के लिए रोज़मर्रा काम करता है, उसको रेस्टोरेंट से खाना मिले, इसके लिए वो रेस्टोरेंट शुरू रहेंगे जी तो अच्छा है। लेकिन उस रेस्टोरेंट में इलीगल काम हो, पब हो, इलीगल डांस बार हो, वहाँ पर ड्रग्स हो, तो ये युवा पीढ़ी को बर्बाद करता है। इसलिए मैंने कई ऐसे रेस्टोरेंट को तोड़ दिया, बुलडोज़र लगा दिया, कि जिसमें ड्रग्स बेचे जाते हैं। होटल रेस्टोरेंट के नाम पे ये यूथ जो है हमारे, उनकी पीढ़ी बर्बाद होती है। तो ऐसे लोगों को हम कभी एक्सक्यूज़ नहीं करते। पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ ड्रग बेचते होटल में हमने तोड़ दिए सब। सर, मुंबई और पुणे के अलावा आप कौन से शहरों के लिए एक्साइटेड हो सीएम होने के नाते? मुंबई पुणे जैसे है वैसे पोटेंशियल है, जैसे ठाणे है, नासिक है, हमारा औरंगाबाद संभाजी नगर है, यहाँ पर रायगढ़ है, और मैं इतने 5 स्टेट ज़िले क्यों बोलूँ, मुझे तो पूरे महाराष्ट्र में ये डेवलपमेंट जो है उसको डिसेंट्रलाइज करना है। आज जो नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस हमने किया, उसको हमारे बाला साहब ठाकरे जी का नाम दिया। देवेंद्र जी के समय शुरू हुआ, मैं मुख्यमंत्री होते होते उसका ओपनिंग आदरणीय मोदी जी ने किया। उस रोड को मैं और देवेंद्र जी ने बनाया। आज उस हाईवे का सिर्फ ट्रैवल करने के लिए यूज़ नहीं होता है, आजू बाजू में जो है हम नोड बना रहे हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री आएगी, वहाँ आज हाईवे बने, एक्सेस कंट्रोल रोड। 18 से 20 घंटे लगते थे सफ़र करने में, ट्रैवल टाइम, आज 7 से 8 घंटे में। किसान अपना ट्रक लेके आज सुबह निकला तो तीसरे दिन पहुंचता, आज सुबह निकला तो शाम को पहुंच जाएगा मुंबई में। तो ऐसे परिस्थिति में रोड कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पोर्ट कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एयर कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और रेल कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको हम कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्री आए। नागपुर में इंडस्ट्री जाएगी। आज आप सोच नहीं सकते, गढ़चिरौली
नक्सलाइट एरिया है, नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है। आज वहाँ पर मैं इंडस्ट्री लेके गया। जब मैं गार्जियन मिनिस्टर था, सुरजागढ़ में मैंने पहली इंडस्ट्री शुरू कर दी। एक स्टील इंडस्ट्री थी, वो नहीं जा रहे थे डर के मारे, और सब उसको हेल्प नहीं कर रहे थे। मैंने कहा इंडस्ट्री शुरू करने में अगर सरकार नाकाम है तो हमारा क्या फ़ायदा है, तो अगर आप नहीं आओगे तो मैं खड़ा होकर उसको शुरुआत करूँगा। आज गढ़चिरौली में नक्सलाइट एरिया में आज इंडस्ट्री के लोग जाने को कतार लगा रहे हैं जी। तो वहाँ से जब कनेक्टिविटी है तब इंडस्ट्री जाती है, और वही हम करना चाहते हैं कि पूरे राज्य में जो जीडीपी वाला मामला है, जो डेवलपमेंट वाला मामला है, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पोटेंशियल है। अलग अलग पोटेंशियल को हम इस्तेमाल करेंगे और डेवलप करेंगे तब, ताकि पूरा स्टेट डेवलप हो जाए, हर जगह पे लोगों को रोजगार मिले। क्यों मुंबई में आएंगे अगर अमरावती में मेगा टेक्सटाइल पार्क हम कर रहे हैं, बुल्ढाना में हम इंडस्ट्री लाएंगे, नागपुर में इंडस्ट्री लाएंगे, तो वहाँ के लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा जी। वो क्यों आएगा थाने में अपने माँ बाप की सेवा करके घर की रोटी खा के वहाँ नौकरी करेगा। आपके जितने भी इंटरव्यूज मैंने देखे, आप हमेशा एजुकेशन को हाईलाइट करते हो, तो मैं सोच रहा हूँ अगेन ये आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन शायद एजुकेशन है लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल फेयर टू से। तो ये जो हमारी 82% लिटरेसी रेट है महाराष्ट्र में, ये 100% कब बन जाएगी? 100% होना ही चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट है। उसका जो स्टैंडर्ड है वो अपग्रेड होना चाहिए। पर वो जो बचा हुआ 18% है सर, वो उनके पास लिटरेसी क्यों नहीं है अब तक? अब हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। आज जो पढ़ नहीं पाए जी, उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनको कैसे शिक्षित किया जाए, ये डिस्टेंस एजुकेशन है, उसके माध्यम से उनको कैसे पढ़ाया जाए। तो मुझे ये पता है कि ये सबका सॉल्यूशन जो है एजुकेशन है। ये नेल्सन मंडेला का एक कोट है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विथ विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। ये जो है, तो आप क्रांति ला सकते हो, लेकिन हमारे लोग शिक्षित होने चाहिए जी, उनकी विजन जो है फिर वैसे चलती है। जी जी। तो जैसे मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में भी पढ़े लिखे युवाओं ने आना चाहिए। जी, एक डायरेक्ट सवाल है, पर उद्धव सर से बातें होती हैं आपकी? नहीं, कैसे बात हो, बिल्कुल भी बात वो नहीं तो हुई? टीवी के माध्यम से बात होती है। वो हमें गाली गलौज ही करते हैं, आरोपी लगाते हैं, ये ऐसी सरकार है वैसी सरकार है। अभी इस जो ये लाडली बहना जो हमारी मुख्यमंत्री लाड़की बहन है, इसके ऊपर भी खरा खोटा सुनाते हैं। ये बोलते हैं बोगस स्कीम है, ये बोलते हैं ये चुनावी जुमला है। तो जो भी हम करते हैं उसको खिलाफ उनकी काउंटर स्ट्रेटजी रहती है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम फोकस करते हैं डेवलपमेंट पर। अगर उन्होंने कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाया? नहीं, देखिए पहली बात है, अभी ये जो फेक नैरेटिव वो फैलाते हैं, आज स्कीम के बारे में लोकसभा में वो लोग ने फेक नैरेटिव फैलाया था, संविधान बदलेंगे, रिजर्वेशन जाएगा। लोग फंसते नहीं, बार बार नहीं फंसे, एक बार फंसते। अभी हमारी बहनाओं को बोला कि ये चुनावी जुमला है, लेकिन उन्होंने बहनाओं ने उनको भरोसा नहीं किया। 1-1.5 करोड़ हमारी महिलाओं ने फॉर्म भर दिए, और ये हमारी स्कीम को बदनाम कर रहे थे विपक्ष वाले, लेकिन अपने ऑफिस के बाजू में बड़ा बोर्ड लगाते थे, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना। मुख्यमंत्री का फोटो नहीं लगाते थे, उनका फोटो लगाते थे। तो ये जो है, ये इसके लिए ये हमारी जो बहनें हैं उन्होंने उनको पूरी तरह परखा है, और अभी इस स्कीम में इतनी पॉपुलर स्कीम हो रही है, इसलिए उनके पैरों तली ज़मीन खिसक रही है, उनको पूरी उनकी हार दिख रही है, इसलिए कैसे रद्द हो, इसलिए कोर्ट में भी गए थे। तो मैं कहता हूँ हमारे बहनों को कि ये सौतेले भाई है, ये सौतेले भाइयों से सावधान रहो। और हमारी बहनें भी समझदार हैं, और इसलिए मैं कहूँगा कि ये स्कीम जो है ये सुपर हिट स्कीम है, ये सुपर डुपर आज देख रहे हैं आप सब जगह पे। मतलब आपने सोच समझकर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से? इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव है इसमें, क्योंकि मैंने कहा कि जो आज मैंने
उनसे संवाद किया 15 अगस्त को। मैंने 15 अगस्त आज़ादी का दिन उनके साथ मनाया। जी जी। उनको कहा क्या करेंगे आप इस पैसे के? बोले हम हमारे बच्चों को कपड़ा लेंगे, हमारे हस्बैंड के लिए कुछ खरीदेंगे, हमारे सास ससुर के लिए कुछ लेंगे, कुछ चीज़ें लेंगे। फिर कई लोगों ने कहा कि हमारा छोटा एक बिजनेस है, हम साड़ी बेचते हैं, हम कंगना बेचते हैं, हम पूजा का सामान बेचते हैं, हम छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, तो ये पैसे से हम और उसको बढ़ाएंगे। जी। तो ये आखिर क्या होगा? ये जो हमारी इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसको बूस्ट मिलेगा, उस गांव में ज़्यादा परचेसिंग होगी, गांव में जो दुकानदार है वो ज़्यादा सामान लाएगा, उसकी बढ़ोतरी होगी। ये पूरी इकोनॉमिक चेन है। जी जी। ये अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी और सही तरीके से चलाने वाली कौन है? तो ये महिला है। और इसीलिए हमने ये स्कीम की हुई है। हम ये स्कीम सिर्फ 1,500 तक नहीं रखेंगे, इसको जैसे जैसे मैंने कहा अभी कि इसको जैसे हमारी सरकार की ताकत बढ़ेंगे तो इसको बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। और स्टार्टअप और मुख्यमंत्री रोजगार योजना जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की है, 35% सब्सिडी है, हम उनको फूड ट्रक देंगे, हम उनको और जो भी छोटे मोटे जो व्यवसाय है उसके लिए लोन देंगे। बैंक इनको लोन दे रही है क्योंकि रीपेमेंट 100% है। और इसलिए हमारा मकसद है कि ये हमारी बहना जो है उनको लखपति बनाना। और इसीलिए आज हमने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना हमने शुरू की, क्योंकि हमारी बहना जो है वो महीना कैसे चलाती है, कैसे उनकी हर महीने में जो कहते हैं घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे सरकार चलाने में सब कुछ सोच समझ के चलाना पड़ता है, वैसे घर चलाना भी बहुत बड़ी एक टैक्टिस है। और उनको थोड़ा सा एक गवर्नमेंट की तरह सपोर्ट देने की हमने कोशिश की। ये 1,500 रुपया महीने मंथली, सालाना 18,000 रुपया है। आज हम सोच रहे हैं कि सिर्फ 1,500 तक हम नहीं रुकेंगे। हमारी सरकार की ताकत बढ़ेगी तो हम उनकी ताकत बढ़ाएंगे, उनके पैसे बढ़ाएंगे उनको, और हमारी जो स्कीम्स है उसमें से हम उनको और मजबूत करेंगे, सक्षम करेंगे। क्योंकि महिला सक्षम होती है तब देश सक्षम होता है। आप शूट के स्टार्ट होने से पहले मुझे बता रहे थे नीचे वाले रूम में कि एक स्टार्टअप ओरिएंटेड विजन है आपकी। हाँ, कि यहाँ बेसिकली सीड फंडिंग की तरह महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे हो ताकि वो खुद एक दिन बिजनेस स्टार्ट करें। आइडिया मुझे लगता है कि बहुत नेक है, और ये मराठा संस्कृति का भी एक हिस्सा है कि स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है और काबिलियत दी जाती है। पर सवाल ये एक थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल है फिर भी, ये पैसे आ रहे कहाँ से? क्योंकि एक जो हमने कहा डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, ऑफेंसिव, एक और नैरेटिव है महाराष्ट्र स्टेट के बारे में कि हमारी डेट ज़्यादा है। पर सच बात तो ये है कि हमारे देश के हर स्टेट की डेट होती है, और डेट इज़ अ मीन्स फॉर ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके बड़े हैं जी, आप अगर खर्चा नहीं करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करोगे, स्कीम नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। मतलब स्ट्रैटेजी गेम खेलनी पड़ती है। ये गेम है जी, कि जैसे तुम कर्जा निकाल कर किसी को बांट रहे हो और कर्जा निकाल कर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये जो पैसे है ये पूरी तरह अर्थव्यवस्था में आएंगे। ये महिला कुछ खरीदेगी, परचेस करेगी, जी 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 जी, वही मार्केट में आएगा, कपड़े खरीदेगी, कुछ और करेगी, कुछ उसका छोटा मोटा बिजनेस है उसको बढ़ाएगी, और स्टार्टअप के माध्यम से हम उनको और लोन देंगे ताकि वो रीपेमेंट में 100% रीपेमेंट करने वाली है। तो ये जो अर्थव्यवस्था के अंदर ही पैसे आएंगे, तो ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली ये स्कीम है। जी, मतलब इकोनॉमी में ही आप पैसे, इकोनॉमी में ही पैसे रहेंगे। ठीक है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? पहले वालों ने करना चाहिए था। पहले वाले जो है वो खुद के बारे में सोचते थे। जी, मुझे सर बाला साहेब ठाकरे के बारे में पूछना आपसे। आई फील कि बाला साहेब ठाकरे भी, जैसे कहते हैं ना महाराष्ट्र का माउंट रशमोर, मतलब जो महाराष्ट्र की हिस्ट्री है उसमें एक ग्रेट फिगर माने जाते। क्या कहना चाहोगे बाला साहेब ठाकरे के बारे में? बाला साहेब ठाकरे जी का एक विजन था कि स्थानीय लोकल लोगों को मान सम्मान मिले। जी, ये महाराष्ट्र में मराठी मानुष जो है उसे नौकरी मिले,
उसको सम्मान मिले, उसका अधिकार मिले। ये उनका पहला काम था। पार्टी की शुरुआत उन्होंने इसी के लिए की। उनकी आइडियोलॉजी थी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी। जब लोग जो मराठी, गैर मराठी भी जुड़ने लग गए उनके विचार से, तो उन्होंने उसकी व्यापकता को बढ़ा दिया और पूरे देश का विचार करने लग गए। लेकिन उन्होंने जो है, जो स्थानिक, जो कहते हैं लोकल, जी जो लोग हैं उनको न्याय मिले, उनके ऊपर अन्याय ना हो। और फिर जो भी हमारे साथ आते हैं, महाराष्ट्र में बरसों से रहते हैं, उनका सम्मान हो जाए। और ये बहुत ही देशभक्त थे और राष्ट्रभक्त थे। वो कभी भी देश के विकास के बारे में सोचते थे और देश के बारे में कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। देश के खिलाफ जो भी बात करे तो कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। देश पहले, उसके बाद सब कुछ। ये आइडियोलॉजी थी उनकी और उन्हीं की आइडियोलॉजी पे हम चल रहे हैं। आज उनकी डेवलपमेंट की आइडियोलॉजी थी, उनके लोकल लोगों को काम देने की आइडियोलॉजी थी। तो अभी हम लोग जो है मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना जो कर रहे हैं, स्टार्टअप के माध्यम से लोगों को काम दे रहे, ये तो उन्हीं का भाग है। उन्होंने कहा था कि लाखों लोगों को बेरोजगार को नौकरी मिले, ये उन्हीं का ही देन है। उनसे आपने सीखा क्या? हाँ, तो उनके साथ मैंने काम किया, उनके मार्गदर्शन में, ओके। उनके आशीर्वाद में मैं काम किया। पर आपके खुद के करियर के लिए उन्होंने आपको क्या एडवाइस दी थी? जो उनकी विचारधारा थी, उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हम लोग चले गए। जब वो मुझे कुछ भी काम बोलते तो इतना भरोसा था उनको कि ये काम पूरा हो जाएगा। जैसे आनंदी के साहब मुझे काम बोलते, उनको विश्वास था कि ये काम एकनाथ शिंदे पूरा करेगा। ये भरोसा, क्योंकि मैं एक बार जब कोई भी काम हाथ में लेता हूँ तो पूरी तरह ईमानदारी से पूरा करता हूँ। महाराष्ट्र के बाहर के लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज प्लान करी है। मैं एक रीजन का नाम लूँगा। पहले तो आप ये बताइए कि आपके दिमाग में क्या शब्द आपको दिखाई देता है उस रीजन से रिलेटेड, और फिर आप बताइए कि उस रीजन के यूथ को क्या करियर एडवाइस दोगे। जैसे कि बहुत एंटरप्रेन्योर्स ये देख रहे हैं, तो मैं रीजन का नाम लूँगा, आप पहले बताओ कि आपको दिल में क्या फील होता है और फिर दिमागी एडवाइस दीजिए, ठीक है? पुणे। पुणे तो ये हमारे एजुकेशन हब है, शिक्षण जो है, संस्कृति है जो हमारी है जी। ये सरस्वती का घर कहते हैं पुणे को। और करियर एडवाइस क्या दोगे पुणे के यूथ को? अभी वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर आईटी सेक्टर गया है, वहाँ पर लोग सब जो यूथ है उनको उसका फ़ायदा लेना चाहिए। बहुत ही ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस की वजह से मुंबई पुणे करीब आ गया है जी। आज आईटी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, ये बड़े पैमाने पर रियल इस्टेट बूम हो रही है। इससे यूथ को निश्चित रूप से उसमें फ़ायदा होगा। नागपुर। नागपुर तो हमारा उपराजधानी है हमारी ना। ये मुंबई जैसे हमारी आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है, देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और नागपुर उपराजधानी। और करियर एडवाइस? करियर उधर भी काफ़ी हमारे होशियार लोग हैं। आज वहाँ पर आज ये समृद्धि हाईवे के वजह से ये बहुत करीब आ चुका है शहर। पहले बहुत दूर था, आज मुंबई और नागपुर बहुत करीब आया है। आज इंडस्ट्री वहाँ जा रही है, क्योंकि पहले इतने दूर कनेक्टिविटी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्किल मैन पावर नहीं, तो हम वो दे रहे हैं। इसलिए करियर लोगों ने करना चाहिए। जो हमारे यूथ के लिए योगा प्रशिक्षण जो योजना हमने की है उसका लाभ उन्होंने लेना चाहिए। इंडस्ट्री आएगी तो स्किल मैन पावर मिलेगा, ट्रेंड मैन पावर मिलेगा, यही तो इंडस्ट्री को चाहिए। और आज बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक पार्क हो रहा है, वहाँ पर इंडस्ट्री आ रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये हर शहर में हम चारों जगह पर इसकी डेवलपमेंट चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। कोंकण में भी देखो 120 किलोमीटर का समुद्र किनारा है। टूरिज्म शब्द, टूरिज्म बहुत बड़े पैमाने पे होगा वहाँ पर बहुत सुंदर बीच काजू है, मैंगो है, बहुत सुंदर जगह है। वहाँ पर शिवाजी महाराज जी के किले हैं। और वहीं पर मैंने पहले कहा ना, आदरणीय मोदी जी आए थे सिंधुदुर्ग में, उस छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े प्रतिमा का उद्घाटन उन्होंने किया। लेकिन बीचेस जो है, आज बीचेस इतने बड़े सुंदर है,
इतना पानी क्लीन एंड नीट है, नीला पानी, तो आज हम उसको एक्सेस कंट्रोल से उस बीच को कनेक्टर के माध्यम से जी। जोड़ेंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा। मेरे ख्याल से सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट हाल ही में ही बना है। हाँ, बना दो है। दो दो साल पहले मैं गया हूँ सर, कुडाल गया हूँ मालवण में, और शायद मैंने जिंदगी में ऐसा बीच नहीं देखा। नीला पानी है, हरे कलर का जंगल है पीछे, और वाइट सैंड जिसे कहते हैं। बहुत बढ़िया जगह है वो। और यही तो महाराष्ट्र को देन है कि 120 किलोमीटर का कोस्ट एरिया है, जी। कोस्ट लाइन है, और टूरिज्म के लिए बहुत पोटेंशियल है। संभाजी नगर। संभाजी नगर में भी अभी इंडस्ट्री है वहाँ पर, और वहाँ पर भी हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी याद, छत्रपति शिवाजी महाराज, हिस्टोरिक शहर है वो। और आज वहाँ पर इंडस्ट्री है बहुत बड़े पैमाने में, ऑरिक सिटी बनाई है वहाँ पर, इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। पहले ये नहीं था, आज वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, और गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमारे प्रायोरिटी दी हुई है। सब जगह पर आप जहाँ बोलोगे वहाँ पर एक ही मकसद है कि डेवलपमेंट डिसेंट्रलाइज हो जाए। कोल्हापुर। कोल्हापुर तो पहलवान हमारे कुश्ती में, उसको एक इतिहास है, और छत्रपति शाहू महाराज जी का वहाँ प्रभाव रहा है, और वहाँ की माटी भी देशभक्ति की माटी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वहाँ पर पद कमलों से ये पावन हुई भूमि है वो। करियर एडवाइस क्या दोगे कोल्हापुर के लोगों को? करियर वो तो बहुत अभी ये तो एक वहाँ का हमारे ओलंपिक में आया ना, जी। स्वप्निल कुसळे, ओलंपिक में उसने मेडल, वो कोल्हापुर वाला है। जी। तो सिर्फ पहलवानी नहीं है, वो ओलंपिक में पहुँचते। ओके। हमने बहुत सारी बातें करी है सर, महाराष्ट्र के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। किसी इंसान की एनर्जी पता चल जाती है। आई एम श्योर कि आप भी इससे रिलेट कर पाते हो। ना जाने दिन में आप कितने इंसानों से मिलते हो, कितने इंसानों से इंटरेक्शन होती है? मुझे अनगिनत लोग मिलते हैं। मेरा काम ऐसा है, आखिरी इंसान को मिलके ही मैं घर जाता हूँ, सोता हूँ। ये मेरी जो एनर्जी है, ये मेरा टॉनिक क्या है, ये पब्लिक है, उनसे मुझे एनर्जी मिलती है। और गणेश चतुर्थी से भी। हाँ, गणेश चतुर्थी तो ये एक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा त्यौहार है। गणपति भगवान से भी प्रेरणा मिलती है। वो तो विघ्न हरता है, पूरे संकटों का हरता है, सभी संकट दूर करता है वो, और एनर्जी भी देता है। इसलिए ये जो है, मैं, आपने कहा एनर्जी कितनी है, मुझे यही लोग पूछते हैं, आप कब सोते हो, कब खाना खाते हो। मैंने कहा भैया, मैं जब घर जाता हूँ तभी सोता हूँ, और जब तक घर नहीं जाता आखिरी इंसान को मिलता नहीं। इसलिए मैं ये गिनती करूँगा तो नोटबुक फट जाएगी। और इसलिए जो है, मैं चलते समय, जब मेरी गाड़ी चलती है, पहले चीफ मिनिस्टर का क्या कहते हैं, कारवा चलता है, तो प्रोटोकॉल के वजह से काफ़ी उसमें रूल्स होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मेरा जब काफ़िला चलता है तो आम आदमी जैसे चलता है वैसे मैं चलता हूँ। उसमें कोई भी फ़र्क डिफ्रेंशिएट न करे, कोई भी फ़र्क ना करे, ऐसी मेरी सूचनाएं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को है। और इसीलिए जब भी कोई बीच में कोई ऐसा इंसान आता है, मुझसे सोचता है बात करे, तब उसके लिए भी मेरी गाड़ी रुक जाती है। गणेश चतुर्थी के दौरान आपके दिमाग में क्या चलता है सर? सेलिब्रेट करने का मूड होता है कभी, मतलब घुस के? गणेश अब चतुर्थी तो अभी तो पहले तो यही तो हमारे विसर्जन के और आगमन के रैली मिरवणूक होती है, उसमें तो सब लोग ये करते हैं। अभी तो बहुत कुछ याद आती है उस फेज की? हाँ बिल्कुल, तो गणेश मित्र मंडल का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ मैं। पर आप मिस करते हो उस फेज को? अभी तो देखो, सब कुछ सोचकर चाह कर भी नहीं कर सकते ना, ये तो अंदर ही रखना पड़ता है ना भावना को। अभी एक ही मकसद है, लोगों को सुविधा देना, जनता की सेवा करना,
महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना, महाराष्ट्र का विकास करना। आई थिंक सर जितनी पॉपुलैरिटी आपने देखी है खुद के करियर में, ये इसी वजह से कि आप डायरेक्ट हो और आप एक्सेसिबल हो। बिल्कुल, डायरेक्ट भी हूँ, एक्सेसिबल भी हूँ और सिंपल भी हूँ, और मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। जी यही लोगों को पसंद होता है। जी। कमिटमेंट इज कमिटमेंट, उसका पालन करता हूँ मैं। और मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, एक बार मैं कमिटमेंट देता हूँ तो फिर उसको पूरा तरह निभाता हूँ, फिर खुद की भी नहीं सुनता हूँ। मज़ा आ रहा है आपके साथ, बट यही था आज का पॉडकास्ट सर। ठीक था आपके लिए? बिल्कुल। बोर्ड हुए? बिल्कुल नहीं, नहीं, मज़ा आया? मजा आया। कुछ अलग था? अलग। ओके। बस यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सर, मज़ा आ गया आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए कि हमारे स्टेट के सीएम मेरे से बात कर रहे हैं, तो लॉट्स ऑफ लव सर। दैट्स ऐसा कुछ भी नहीं, हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट, पॉलिटिकल पॉडकास्ट लौट चुके हैं टीआरएस पर। हमें ये बताइए कि आप और किसको देखना चाहोगे हमारे पॉडकास्ट पर। उनके नेम सजेशंस प्लीज़ कमेंट कर दीजिए नीचे। डिस्क्रिप्शन में एकनाथ सर के सोशल हैंडल्स हम लिंक कर देंगे। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम रणवीर एंड द टीम, जय हिंद एंड वील सी यू सून।